बयान 3। कल की रात से आज की रात कुमार को और भी भारी गुजरी। बार बार उस पर्वे को पढ़ते रहे। सवेरा होते ही उठे, स्नान पूजा कर जंगल में जाने के लिए तेज सिंह को बुलाया। वो भी आए। आज फिर तेज सिंह ने मना किया, मगर कुमार ने न माना। तब तेज सिंह ने उन तिलिस्मी फूलों में से गुलाब का फूल पानी में घिसकर कुमार और फतेह सिंह को पिलाया और कहा कि अब जहां जी चाहे घूमिए, कोई बेहोश करके आपको नहीं ले जा सकता। हाँ, जबरदस्ती पकड़ ले तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कुमार ने कहा, ऐसा कौन है जो मुझे जबरदस्ती पकड़ ले? पांचों आदमी जंगल में गए। कुछ दूर कुमार और फतेह सिंह को छोड़ तीनों अय्यार अलग अलग हो गए। कुंवर वीरेंद्र सिंह फतेह सिंह के साथ इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते कुमार बहुत दूर निकल गए। देखा कि दो नकाबपोश सवार सामने से आ रही हैं। जब कुमार से थोड़ी दूरी पर रह गए तो एक सवार घोड़े पर से उतर पड़ा और जमीन पर कुछ रख के फिर सवार हो गया। कुमार उसकी तरफ बढ़े। जब पास पहुंचे तो वो दोनों सवार ये कह के चले गए कि इस किताब और खत को ले लीजिए। कुमार ने पास जाकर देखा तो वही तिलिस्मी किताब पर नजर पड़ी। उसके ऊपर एक खत और बगल में कलम दवात और कागज भी मौजूद पाया। कुमार ने खुशी खुशी उस किताब को उठा लिया और फतेह सिंह की तरफ देखकर बोले, ये किताब देखकर दोनों सवार चले क्यों गए? कुछ समझ में नहीं आया, मगर बोली से मालूम होता है कि वो सवार औरत है जिसने मुझे किताब उठाने के लिए कहा। खैर, देखें खत में क्या लिखा है। यह कहकर खत खोल पढ़ने लगे। ये लिखा था, मेरा जी तुमसे अटका है और जिसको तुम चाहते हो वो बेचारी तिलिस्म में फंसी है। अगर उसको किसी तरह की तकलीफ होगी तो तुम्हारा जी दुखी होगा। तुम्हारी खुशी से मुझको भी खुशी है, ये समझकर किताब तुम्हारे हवाले करती हूं। खुशी से तिलिस्म तोड़ो और चंद्रकांता को छुड़ाओ, मगर मुझको भूल न जाना। तुम्हें उसी की कसम जिसको ज्यादा चाहते हो। इस खत का जवाब लिखकर उसी जगह रख देना जहां से किताब उठाओगे। खत पढ़कर कुमार ने तुरंत जवाब दिया, इस तिलिस्मी किताब को लिए मैंने जिस वक्त तुमको देखा उसी वक्त से तुमसे मिलने को जी तरस रहा है। मैं उस दिन अपने को बड़ा भाग्यवान समझूंगा जिस दिन मेरी आंखें दोनों प्रेमिकाओं को देख ठंडी होंगी, मगर तुमको तो मेरी सूरत से नफरत है। तुम्हारा वीरेंद्र। जवाब लिखकर कुमार ने उसी जगह पर रख दिया। वे दोनों सवार दूर खड़े दिखाई दिए। कुमार देर तक खड़े राह देखते रहे, मगर वो नजदीक न आए। जब कुमार कुछ दूर हट गए तब उनमें से एक ने आकर खत का जवाब उठा लिया और देखते देखते नजरों की ओट हो गया। कुमार भी फतेह सिंह के साथ लश्कर में आए। कुछ रात गए। तेज सिंह वगैरह भी वापस आकर कुमार के खेमे में इकट्ठे हुए। तेज सिंह ने कहा, आज किसी का भी पता न लगा। हाँ, कई नकाबपोश सवारों को इधर उधर घूमते देखा। मैंने चाहा कि उनका पता लगाऊं, मगर हो न सका, क्योंकि वो लोग भी चालाकी से घूमते थे। मगर कल जरूर हम उन लोगों का पता लगा लेंगे। कुमार ने कहा, देखो तुम्हारे किए कुछ ना हुआ, मगर मैंने कैसी अय्यारी की कि खोई हुई चीज को ढूंढ निकाला। देखो ये तिलिस्मी किताब। ये कहकर कुमार ने किताब तेज सिंह के आगे रख दी। तेज सिंह ने कहा, आप जो कुछ अय्यारी करेंगे वो तो मालूम ही है, मगर ये बताइए कि ये किताब हाथ कैसे लगी? जो बात होती है ताज्जुब की। कुमार ने बिल्कुल हाल किताब पाने का कह सुनाया। तब वो खत दिखाई और जो कुछ जवाब लिखा था वो भी बताया। ज्योतिषी जी ने कहा, क्यों न हो, फिर तो बड़े घर की लड़की है। किसी तरह से कुमार को दुख देना पसंद न किया। सिवाय इसके खत पढ़ने से यह भी मालूम होता है कि वो कुमार के पूरे पूरे हाल से वाकिफ है, मगर हम लोग बिल्कुल नहीं जान सकते कि वो है कौन। कुमार ने कहा, इसकी शर्म तो तेज सिंह को होनी चाहिए। कितने बड़े अय्यार होकर दो चार औरतों का पता नहीं लगा सकते। तेज सिंह पता तो ऐसे लगाएंगे कि आप भी खुश हो जाएंगे, मगर अब किताब मिल गई है तो पहले तिलिस्म के काम से छुट्टी पा लेनी चाहिए। कुमार, तब तक क्या वे सब बैठी रहेंगी? तेज सिंह, क्या अब आपको कुमारी चंद्रकांता की फिक्र न रही? कुमार, क्यों नहीं, कुमारी की मोहब्बत भी मेरे नस नस में बसी हुई है।
मगर तुम भी तो इंसाफ करो कि इसकी मोहब्बत मेरे साथ कैसी सच्ची है। यहां तक कि मेरे ही सबब से कुमारी चंद्रकांता को मुझसे बढ़कर समझ रखा है। तेज सिंह, हम ये तो नहीं कहते कि उसकी मोहब्बत की तरफ ख्याल न करें, मगर तिलिस्म का भी तो ख्याल होना चाहिए। कुमार, तो ऐसा करो जिसमें दोनों का काम चले। तेज सिंह, ऐसा ही होगा। दिन को तिलिस्म तोड़ने का काम करेंगे, रात को उन लोगों का पता लगाएंगे। आज की रात फिर उसी तरह काटी। सवेरे मामूली कामों से छुट्टी पाकर कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह और ज्योतिषी जी तिलिस्म में घुसे। तिलिस्मी किताब साथ थी। जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ था उसी तरह ये लोग तिलिस्म तोड़ने लगे। तिलिस्मी किताब में पहले ही ये लिखा हुआ था कि तिलिस्म तोड़ने वाले को चाहिए कि जब पहर दिन बाकी रहे तिलिस्म से बाहर हो जाए और उसके बाद कोई काम तिलिस्म तोड़ने का न करे। बयान 4। तिलिस्मी खंडहर में घुसकर पहले वे उस दालान में गए जहां पत्थर के चबूतरे पर पत्थर ही का आदमी सोया हुआ था। कुमार ने इसी जगह से तिलिस्म तोड़ने में हाथ लगाया। जिस चबूतरे पर पत्थर का आदमी सोया था उसके सिरहाने की तरफ 5 हाथ हटकर कुमार ने अपने हाथ से जमीन खोदी। गज भर जमीन खोदने के बाद एक सफेद पत्थर की चट्टान देखी जिसमें उठाने के लिए लोहे की मजबूत कड़ी लगी हुई भी दिखाई पड़ी। कड़ी में हाथ डाल के पत्थर उठाकर बाहर किया। तहखाना मालूम पड़ा जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी। तेज सिंह ने मशाल जला ली। उसी की रोशनी में सब कोई नीचे उतरे। खूब खुलासी कोठरी देखी। कहीं गर्द या कूड़े का नामो निशान नहीं। बीच में संगमरमर पत्थर की खूबसूरत पुतली एक हाथ में कांटी दूसरे हाथ में हथौड़ी लिए खड़ी थी। कुमार ने उसके हाथ से हथौड़ी कांटी लेकर उसी के बाएं कान में कांटी डाल हथौड़ी से ठोक दी। साथ ही उस पुतली के होठ हिलने लगे और उसमें से बाजे की सी आवाज आने लगी। मालूम होता था कि वो पुतली गा रही है। थोड़ी देर तक यही कैफियत रही। यकायक पुतली के दाहिने बाहिने दोनों अंगों के टुकड़े हो गए और उसके पेट में से 8 अंगुल का छोटा सा गुलाब का पौधा जिसमें कई फूल भी लगे हुए थे और डाल में एक ताली लटक रही थी निकला। साथ ही इसके एक छोटा सा तांबे का पत्र भी मिला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। कुमार ने उसे पढ़ा। इस पेड़ को हमारे यहाँ के वैद्य अजायब दत्त ने मसाले से बनाया है। इन फूलों से बराबर गुलाब की खुशबू निकलकर दूर दूर तक फैला करेगी। दरबार में रखने के लिए ये एक नायाब पौधा सौगात के तौर पर वैद्य जी ने तुम्हारे वास्ते रखा है। इसको पढ़कर कुमार बहुत खुश हुए और ज्योतिषी जी की तरफ देखकर बोले, ये बहुत अच्छी चीज मुझको मिली। देखिए इस वक्त भी फूलों में से कैसी अच्छी खुशबू निकलकर फैल रही है। तेज सिंह, इसमें तो कोई शक नहीं। देवी सिंह, एक से एक बढ़कर कारीगरी दिखाई पड़ती है। अभी कुमार बात कर रहे थे कि कोठरी के एक तरफ से दरवाजा खुल गया। अंधेरी कोठरी में अभी तक इन लोगों ने कोई दरवाजा या उसका निशान नहीं देखा था, पर इस दरवाजे के खुलने से कोठरी में बखूबी रोशनी पहुंची। मशाल बुझा दी गई और ये लोग उस दरवाजे की राह से बाहर हुए। एक छोटा सा खूबसूरत बाग देखा। ये बाग वही था जिसमें चपला आई थी और जिसका हाल हम दूसरे भाग में लिख चुके हैं। बमुजिब लिखे तिलिस्म किताब के कुमार ने उस ताली में एक रस्सी बांधी जो पुतली के पेट से निकली थी। रस्सी हाथ में थाम ताली को जमीन में घसीटते हुए कुमार बाग में घूमने लगे। हर एक रविशों और क्यारियों में घूमते हुए एक फवारे के पास ताली जमीन से चिपक गई। उसी जगह ये लोग भी ठहर गए। कुमार के कहे मुताबिक सभी ने उस जमीन को खोदना शुरू किया। 2-3 हाथ खोदा था कि ज्योतिषी जी ने कहा, अब पहर दिन बाकी रह गया, तिलिस्म से बाहर होना चाहिए। कुमार ने ताली उठा ली और चारों आदमी कोठरी की राह से होते हुए ऊपर चढ़ के उस तालाब में पहुंचे जहां चबूतरे पर पत्थर का आदमी सोया था। उसके सिरहाने की तरफ जमीन खोदकर जो पत्थर की चट्टान निकली थी उसी को उलटकर तहखाने के मुंह पर ठाक दिया। उसके दोनों तरफ उठाने के लिए कड़ी लगी हुई थी और उल्टी तरफ एक ताला भी बना हुआ था। उसी ताली से जो पुतली के पेट से निकली थी ये ताला भी बंद कर दिया। चारों आदमी खंडहर से निकल कुमार के खेमे में आए। थोड़ी देर आराम कर लेने के बाद तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी कुमार से कह के वन कन्या की टोह में जंगल की तरफ रवाना हुए। इस समय दिन अनुमानत 2 घंटे बाकी होगा।
ये तीनों अय्यार थोड़ी दूर गए होंगे कि एक नकाबपोश जाता हुआ दिखाई दिया। देवी सिंह वगैरह पेड़ों की आड़ लिए उसी के पीछे पीछे रवाना हो गए। वो सवार कुछ पश्चिम हटता हुआ सीधे चुनारगढ़ की तरफ जा रहा था। कई दफा रास्ते में रुका, पीछे फिर कर देखा और आगे बढ़ा। सूरज अस्त हो गया। अंधेरी रात ने अपना दखल किया। घना जंगल अंधेरी रात में डरावना मालूम होने लगा। अब ये तीनों अय्यार सूखे पत्तों की आवाज पर जो टापों के पड़ने से होती थी जाने लगे। घंटे भर रात जाते जाते उस जंगल के किनारे पहुंचे। नकाबपोश सवार घोड़े पर से उतर पड़ा। उस जगह बहुत से घोड़े बंधे थे, वहीं पर अपना घोड़ा भी बांध दिया। एक तरफ घास का ढेर लगा हुआ था, उसमें से घास उठाकर घोड़े के आगे रख दी और वहां से पैदल रवाना हुआ। उस नकाबपोश के पीछे पीछे चलते हुए ये तीनों अय्यार पहर भर रात बीते गंगा किनारे पहुंचे। दूर से जल में दो रोशनियां दिखाई पड़ी। मालूम होता था जैसे दो चंद्रमा गंगा जी में उतर आए। सफेद रोशनी जल पर फैल रही थी। जब पास पहुंचे तो देखा एक सजी हुई नाव पर कई खूबसूरत औरतें बैठी हैं। बीच में ऊंची गद्दी पर एक कम से नाजुक औरत, जिसका रुआब देखने वालों पर छा रहा है, बैठी है। चांद सा चेहरा दूर से चमक रहा है। दोनों तरफ महताब चल रहे हैं। नकाबपोश ने किनारे पहुंचकर जोर से सीटी बजाई। साथ ही उस नाव में से इस तरह की सीटी की आवाज आई जैसे किसी ने कोई जवाब दिया हो। उन औरतों में से जो उस नाव पर बैठी थी, दो औरतें उठ खड़ी हुई और नीचे उतरकर एक टोंगी जो नाव के साथ बंधी थी खोलकर किनारे ला नकाबपोश को उस पर चढ़ा ले गई। अब ये तीनों अय्यार आपस में बातें करने लगे। तेज सिंह, वाह, इस नाव पर छूटते हुए दो महताबों के बीच ये औरतें कैसी भली मालूम पड़ती हैं। ज्योतिषी, हाँ, परियों का अखाड़ा मालूम होता है। चलो तैर कर उनके पास चलें। देवी सिंह, ज्योतिषी जी, कहीं ऐसा ना हो कि परियां आपको उड़ा ले जाएं, फिर हमारी मंडली में से एक दोस्त कम हो जाए। तेज सिंह, मैं जहां तक ख्याल करता हूं ये उन्हीं लोगों की मंडली है जिन्हें कुमार ने देखा था। देवी सिंह, इसमें तो कोई शक नहीं। ज्योतिषी, तो तैर के चलते क्यों नहीं? तुम तो जल से ऐसा डरते हो जैसे कोई बूढ़ा अफ्यूनी डरता हो। देवी सिंह, फिर तुम्हारे साथ आने से क्या फायदा हुआ? तुम्हारी तो बड़ी तारीफ सुनते थे कि ज्योतिषी जी ऐसे हैं वैसे हैं, पहिया है, चरखे हैं, मगर कुछ नहीं। एक अदनी सी मंडली का पता नहीं लगा सकते। ज्योतिषी, मैं क्या खाक बताऊं, वो लोग तो मुझसे भी ज्यादा उस्ताद मालूम होती हैं। सभी ने अपने अपने नाम ही बदल लिए हैं। असल नाम का पता लगाना चाहते हो तो अजीबोगरीब नामों का पता लगता है। किसी का नाम वियोगिनी, किसी का योगिनी, किसी का भूतनी, किसी का डाकिनी। भला बताइए, क्या मैं मान लूं कि इन लोगों की यही नाम है? तेज सिंह, तो इन लोगों ने अपना नाम क्यों बदल लिया? हम लोगों को उल्लू बनाने के लिए। देवी सिंह, अच्छा, नाम जाने दीजिए, इनके मकाम का पता लगाइए। ज्योतिषी, मकाम के बारे में जब रमल से दरियाफ्त करते हैं तो मालूम होता है कि इन लोगों का मकाम जल में है। तो क्या हम समझ लें कि ये लोग जलवासी अर्थात मछली हैं? तेज सिंह, ये तो ठीक ही है, देखिए जलवासी हैं कि नहीं। ज्योतिषी, भाई सुनो, रमल के काम में ये चारों पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी और आग हमेशा विघ्न डालते हैं। अगर कोई आदमी ज्योतिषी या रमाल को छकाना चाहे तो इन चारों के हेर फेर से खूब छकाया जा सकता है। ज्योतिषी बेचारा खाक न कर सके, पोथी पत्र बेकार के बोझ हो जाए। तेज सिंह, ये कैसे? खुलासा बताओ तो हम भी कुछ समझें, वक्त पर काम ही आएगा। ज्योतिषी, बता देंगे, इस वक्त जिस काम को आए हो वो करो। चलो तैर कर चले। चलो। ये तीनों अय्यार तैर कर नाव के पास गए। बटुआ अय्यारी का कमर में बांधा कपड़ा लत्ता किनारे रखकर जल में उतर गए। मगर 2-4 हाथ गए होंगे कि पीछे से सीटी की आवाज आई। साथ ही नाव पर जो महताब चल रहे थे बुझ गए, जैसे किसी ने उन्हें जल्दी से जल में फेंक दिया हो। अब बिल्कुल अंधेरा हो गया। नाव नजरों से छिप गई।
देवी सिंह ने कहा। लीजिए, चलिए तैर करके। तेज सिंह, ये सब बड़ी शैतान मालूम होती है। ज्योतिषी, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब की सब आफत है। अब आपको मालूम हुआ ना कि मैं सच कहता था। इन लोगों ने हमारे नजूम को मिट्टी कर दिया है। देवी सिंह, चलिए किनारे। इन्होंने तो बेढप छकाया। मालूम होता है कि किनारे पर कोई पहरे वाला खड़ा देखता था। जब हम लोग तैर कर जाने लगे, उसी ने सीटी बजाई। बस अंधेरा हो गया। पहले से ही इशारा बंधा हुआ था। ज्योतिषी, इस नालायक को ये क्या सूझी कि जब हम लोग पानी में उतर चुके तब सीटी बजाई। पहले ही बजाता तो हम लोग क्यों भीगते। ये तीनों अय्यार लौट कर किनारे आए। पहनने के वास्ते अपना कपड़ा खोजते हैं तो मिलते ही नहीं। देवी सिंह, ज्योतिषी जी पालागी, लीजिए, कपड़े भी गायब हो गए। हाय, अगर इस वक्त इन लोगों में से किसी को पा जाऊं तो कच्चा ही चबा जाऊं। तेज सिंह, हम तो उन लोगों की तारीफ करेंगे, खूब अय्यारी की। देवी सिंह, हाँ हाँ, खूब तारीफ कीजिए, जिससे उन लोगों में से अगर कोई सुनता हो तो आप पर रहम करे और आगे न सताए। ज्योतिषी, अरे अब क्या सताना बाकी रह गया, कपड़े तक तो उतरवा लिए। तेज सिंह, चलिए अब लश्कर में चलें। इस वक्त और कुछ करते बनना पड़ेगा। आधी रात जा चुकी होगी जब ये लोग अय्यारी के सताए बदन से नंग धड़ंग कांपते कलपते लश्कर की तरफ रवाना हुए। बयान 5। तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी के जाने के बाद कुंवर वीरेंद्र सिंह इन लोगों के वापस आने के लिए रात भर इंतजार करते रह गए। ज्यों-ज्यों रात गुजरती थी, कुमार की तबीयत घबराती थी। सवेरा होने ही वाला था जब ये तीनों अय्यार लश्कर में पहुंचे। तेज सिंह की राय हुई कि इसी तरह नंग धड़ंग कुमार के पास चलना चाहिए। आखिर तीनों उसी तरह उनके खेमे में गए। कुंवर वीरेंद्र सिंह जाग रहे थे, क्षमादान चल रहा था। इन तीनों अय्यारों की विचित्र सूरत देखकर हैरान हो गए। पूछा, ये क्या हाल है? तेज सिंह ने कहा, बस अभी तो सूरत देख लीजिए, बाकी हाल जरा दम लेके कहेंगे। तीनों अय्यारों ने अपने अपने कपड़े मंगवा कर पहने। इतने में सवेरा हो गया। कुमार ने तेज सिंह से पूछा, अब बताओ तुम लोग किस बला में फंस गए? तेज सिंह, ऐसा धोखा खाया कि जन्म भर याद करेंगे। वो क्या? जिनके ऊपर आप जान दिए बैठे हैं, जिनकी खोज में हम मारे मारे फिरते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि उनका प्रेम भी आपके ऊपर बहुत है, मगर न मालूम इतनी छिपी क्यों फिरती हैं, और इससे उन्होंने क्या फायदा सोचा है। क्या कुछ पता लगा? तेज सिंह, पता क्या, आंख से देखकर आए हैं, तभी तो इतनी सजा मिली। उनके साथ भी एक से बढ़कर एक अय्यार हैं। अगर ऐसा जानते तो होशियारी से जाते। भला खुलासा कहो तो कुछ मालूम भी हो। तेज सिंह ने सब हाल कहा। कुमार सुनकर हंसने लगे और ज्योतिषी जी से बोले, आपके रमल को भी उन लोगों ने धोखा दिया? कुछ न पूछिए, सब आफत है। कुमार, उन लोगों का खुलासा हाल नहीं मालूम हुआ तो भला इतना ही विचार कर लेते कि शिवदत्त के अय्यारों में से किसी की अय्यारी तो नहीं है। ज्योतिषी, नहीं, शिवदत्त के अय्यारों में और उन लोगों में कोई वास्ता नहीं, बल्कि उन लोगों को तो इसकी खबर भी न होगी। इस बात को मैं खूब विचार चुका हूं। तेज सिंह, इतनी ही खैरियत है। देवी सिंह, आज दिन को ही निकल कर पता लगाएंगे। तेज सिंह, तिलिस्म तोड़ने का काम कैसे चलेगा? कुमार, एक रोज काम बंद रहेगा तो क्या होगा? तेज सिंह, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि चंद्रकांता की मोहब्बत आपके दिल में कम हो गई है। कभी नहीं, चंद्रकांता से बढ़कर मैं दुनिया में किसी को नहीं चाहता, मगर न मालूम क्या सबब है कि वन कन्या का हाल मालूम करने के लिए भी जी बेचैन रहता है। तेज सिंह, खैर, पंडित बद्रीनाथ अय्यार को ले जाकर उस खोह में कैद करता हूं, फिर दूसरा काम करेंगे।
कहीं ऐसा ना हो कि वो छूट के चल दें। कुमार, आज ही ले जाके छोड़ाओ। तेज सिंह, हाँ, अभी उनको ले जाता हूं। वहां रख कर रातों रात लौट आऊंगा। 15 कोस का मामला ही क्या है। तब तक देवी सिंह और ज्योतिषी जी वनकन्या की खोज में जाएं। तेज सिंह की राय पक्की ठहरी। वे स्नान पूजा से छुट्टी पाकर तैयार हुए। खाने की चीजों में बेहोशी की दवा मिलाकर बद्रीनाथ को खिलाई गई और जब वे बेहोश हो गए तो तेज सिंह गट्ठर बांधकर पीठ पर लाद खो की तरफ रवाना हुए। कुमार ने देवी सिंह और ज्योतिषी जी को वनकन्या की टोह में भेजा। तेज सिंह पंडित बद्रीनाथ की गठरी लिए शाम होते होते तहखाने में पहुंचे। शेर के मुंह में हाथ डालकर जबान खींची और तब दूसरा ताला खोला, मगर दरवाजा न खुला। अब तो तेज सिंह के होश उड़ गए। फिर कोशिश की लेकिन किवाड़ न खुला। बैठ के सोचने लगे मगर कुछ समझ में न आया। आखिर लाचार होकर बद्रीनाथ की गठरी लादे वापस हुए। बयान 6। देवी सिंह और ज्योतिषी जी वनकन्या की टोह में निकलकर थोड़ी ही दूर गए होंगे कि एक नकाबपोश सवार मिला, जिसने पुकार कर पूछा, देवी सिंह, कहां जाते हो? तुम्हारी चालाकी हम लोगों से न चलेगी। अभी कल आप लोगों की खातिर की गई है और चल में गोते देकर कपड़े सब छीन लिए गए हैं। अब क्या गिरफ्तार ही होना चाहते हो? थोड़े दिन सब्र करो। हम लोग तुम लोगों को ऐसी अय्यारी सिखलाकर पक्का करेंगे, तब काम चलेगा। नकाबपोश सवार की बातें सुनकर देवी सिंह मन में हैरान हो गए, पर ज्योतिषी जी की तरफ देखकर बोले, सुन लीजिए, ये सवार साहब हम लोगों को अय्यारी सिखाने वाला है। नकाबपोश, ज्योतिषी जी क्या सुनेंगे? ये भी तो शर्माते होंगे क्योंकि इनके रमल को हम लोगों ने बेकार कर दिया। 1000 दफा फेंकी मगर पता खाक न चलेगा। देवी सिंह, अगर इस इलाके में रहोगे तो बिना पता लगाए न छोड़ेंगे। नकाबपोश, रहेंगे नहीं तो जाएंगे कहां? रोज मिलेंगे मगर पता न लगने देंगे। बात करते करते देवी सिंह ने चालाकी से कूदकर सवार के मुंह पर से नकाब खींच ली। देखा कि तमाम चेहरे पर रोली मली हुई है, कुछ पहचान न सके। सवार ने फुर्ती के साथ देवी सिंह की पगड़ी उतार दी और एक खत उनके सामने फेंक घोड़ा दौड़ाकर निकल गया। देवी सिंह ने शर्मिंदगी के साथ खत उठाकर देखा। लिफाफे पर लिखा हुआ था, कुंवर वीरेंद्र सिंह। ज्योतिषी जी ने देवी सिंह से कहा, ना मालूम ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। मुझे तो मालूम होता है कि इस मंडली में जितने हैं सब अय्यार ही हैं। देवी सिंह ने खत जेब में रखा और कहा, इसमें तो शक नहीं, लेकिन हर दफा हम ही लोग नीचा देखते हैं। समझा था कि नकाब उतार लेने से सूरत मालूम होगी, मगर उसकी चालाकी तो देखिए, चेहरा रंग कर तब नकाब डाले हुए था। ज्योतिषी, खैर देखा जाएगा। इस वक्त तो फिर से लश्कर में चलना पड़ा क्योंकि खत कुमार को देना चाहिए। देखें इससे क्या हाल मालूम होता है। अगर इस पर कुमार का नाम न लिखा होता तो पढ़ लेते। देवी सिंह, हाँ चलो, पहले खत का हाल सुन लें, तब कोई कार्रवाई सोचे। दोनों आदमी लौटकर लश्कर में आए और कुंवर वीरेंद्र सिंह के डेरे में पहुंचकर सब हाल का खत हाथ में दे दिया। कुमार ने पढ़ा, ये लिखा हुआ था, चाहे जो हो, पर मैं आपके सामने तब तक नहीं आ सकती जब तक आप नीचे लिखी बातों पर इकरार न कर लें। पहला, चंद्रकांता से और मुझसे एक ही दिन एक ही साइट में शादी हो। दूसरा, चंद्रकांता से रुतबे में मैं किसी तरह कम न समझी जाऊं क्योंकि मैं हर दर्जे में उसके बराबर हूं। अगर इन दोनों बातों का इकरार आप न करेंगे तो कल ही मैं अपने घर का रास्ता लूंगी। सिवाय इसके ये भी कह देती हूं कि बिना मेरी मदद के चाहे आप 1000 बरस भी कोशिश करें मगर चंद्रकांता को नहीं पा सकते। कुमार का इश्क वन कन्या पर पूरे दर्जे का था। चंद्रकांता से किसी तरह वन कन्या की चाह कम न थी, मगर इस खत को पढ़ने से उनको कई तरह की फिक्रों ने आ घेरा।
सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि कुमारी से और इससे एक ही साइट में शादी हो। वो कब मंजूर करेगी और महाराज जयसिंह ही कब इस बात को मानेंगे। सिवाय इसके ये भी लिखा है कि बिना मेरी मदद के आप चंद्रकांता से नहीं मिल सकते। ये क्या बात है। खैर, सो जो भी हो, वन कन्या के बिना मेरी जिंदगी मुश्किल है। मैं जरूर उसके लिखे के मुताबिक इकरारनामा लिख दूंगा, पीछे समझा जाएगा। कुमारी चंद्रकांता मेरी बात जरूर मान लेगी। देवी सिंह और ज्योतिषी जी को भी कुमार ने वो खत दिखाया। वे लोग भी हैरान थे कि वन कन्या ने ये क्या लिख दिया और इसका जवाब क्या देना चाहिए। दिन भर और रात भर कुमार इसी सोच में पड़े रहे कि इस खत का जवाब क्या दिया जाए। दूसरे दिन सुबह होते होते तेज सिंह भी पंडित बद्रीनाथ अय्यर की गठरी पीठ पर लाते हुए आ पहुंचे। कुमार ने पूछा, वापस क्यों आ गए? तेज सिंह, क्या बताएं, मामला ही बिगड़ गया। सो क्या? तहखाने का दरवाजा नहीं खुलता। अच्छा, किसी ने भीतर से बंद तो नहीं किया? नहीं, भीतर तो कोई ताला ही नहीं है। ज्योतिषी, दो बातों में एक बात जरूर है। या तो कोई नया आदमी पहुंचा जिसने दरवाजा खोलने की कोशिश में बिगाड़ दिया, या फिर महाराज शिवदत्त ने भीतर से कोई चालाकी की। तेज सिंह, भला शिवदत्त अंदर से बंद करके अपने को और बला में क्यों फंसाएंगे? इसमें तो उनका हर्ज ही है, कुछ फायदा नहीं। कुमार, कहीं वन कन्या ने तो कोई तरकीब नहीं की? तेज सिंह, आप भी गजब करते हैं। कहां बेचारी वन कन्या, कहां वो तिलिस्मी दरवाजा? कुमार, तुमको मालूम ही नहीं, उसने मुझे खत लिखा है कि बिना मेरी मदद के तुम चंद्रकांता से नहीं मिल सकते, और भी दो बातें लिखी। मैं इसी सोच में था कि क्या जवाब दूं, और वो कौन सी बात है जिसमें मुझे वन कन्या की जरूरत पड़ेगी। मुझको वन कन्या की मदद की जरूरत पड़ेगी, मगर अब तुम्हारे लौट आने से शक पैदा होता है। देवी सिंह, मुझे भी कुछ उन्हीं का बखेड़ा मालूम होता है। तेज सिंह, अगर वन कन्या को हमारे साथ कुछ फसाद करना होता तो तिलिस्मी किताब क्यों वापस कर देती? देखिए उस खत में क्या लिखा है जो किताब के साथ आया था। ज्योतिषी, ये भी तुम्हारा कहना ठीक ही है। तेज सिंह कुमार से, भला वो खत तो दीजिए जिसमें वन कन्या ने यह लिखा है कि बिना हमारी मदद के चंद्रकांता से मुलाकात नहीं हो सकती। कुमार ने वो खत तेज सिंह के हाथ में दिया। पढ़कर तेज सिंह बड़े सोच में पड़ गए कि ये क्या बात है, कुछ अक्ल काम नहीं करती। तुम लोग ये जानते ही हो कि वन कन्या की मोहब्बत मेरे दिल में कैसा असर कर गई है। बिना देखे एक घड़ी चैन नहीं पड़ता, तो फिर उसके लिखे बमूजिब इकरारनामा लिख देने में क्या हर्ज है। जब वो खुश होगी तो उससे जरूर ही कुछ न कुछ भेद मिलेगा। तेज सिंह, जो मुनासिब समझिए करिए। चंद्रकांता बेचारी तो कुछ न बोलेगी, मगर महाराज जयसिंह ये कब मंजूर करेंगे कि एक ही मड़वे में दोनों के साथ शादी हो। क्या जाने वो कौन है, कहाँ की रहने वाली है, किसकी लड़की है। उसके खत में तो उसने ये भी लिखा है कि मैं किसी तरह रुतबे में कुमारी से कम नहीं हूं। ये बातें हो रही थी कि चौबदार ने आकर अर्ज किया, एक सिपाही बाहर आया है और जो हाजिर होकर कुछ कहना चाहता है। कुमार ने कहा, उसे ले आओ। चौबदार उस सिपाही को अंदर ले आया। सभी ने देखा कि अजीबोगरीब रंग ढंग का आदमी है। नाटा सा कद, काला रंग, टाट का चपकन पायजामा पहने जिसके ऊपर लेस टकी हुई, सिर पर दौरी की तरह बांस की टोपी, ढाल तलवार लगाए हुए था। उसने झुककर कुमार को सलाम किया। सभी को उसकी सूरत देखकर हंसी आई, मगर हंसी को रोका। तेज सिंह ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उस्मा के जवान ने कहा, मैं देवता हूं, दैत्यों की मंडली से आ रहा हूं। कुमार से उस खत का जवाब चाहता हूं जो कल एक सवार ने देवी सिंह और जगन्नाथ ज्योतिषी को दिया था। तेज सिंह,
भला तुमने ज्योतिषी जी और देवी सिंह का नाम कैसे जाना? बांका, ज्योतिषी जी को तो मैं तब से जानता हूं जब से वो इस दुनिया में नहीं आए थे, और देवी सिंह तो हमारे चेले ही हैं। देवी सिंह, क्यों बे शैतान, हम कब से तेरे चेले हुए? बेअद भी करता है। बेअद भी तो आप करते हैं कि उस्ताद को बे करके बुलाते हैं, कुछ इज्जत नहीं करते। मालूम होता है तेरी मौत तुझको यहां ले आई है। मैं तो स्वयं मौत हूं। देवी सिंह, तो इस बेअदबी का मजा चखाऊं तुझको? बांका जवान, मैं कुछ ऐसे वैसे का भेजा नहीं आया हूं, मुझको उसने भेजा है जिसको तुम दिन में 17.5 दफा झुक कर सलाम करोगे। देवी सिंह और कुछ कहना ही चाहते थे कि तेज सिंह ने रोक दिया और कहा, चुप रहो, मालूम होता है ये कोई अय्यार या मस्खरा है। तुम खुद अय्यार होकर जरा दिल लगी में रंज हो जाते हो। अगर अब भी न समझोगे तो समझाने के लिए मैं चंपा को बुला लाऊंगा। उस बांके टेढ़े जवान की बात पर सब लोग एकदम हंस पड़े, मगर हैरान थे कि वो है कौन। अजब तमाशा तो ये कि वनकन्या के कुल आदमी हम लोगों का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं और हम लोग कुछ नहीं जानते कि वो कौन है। तेज सिंह उस शैतान की सूरत को गौर से देखने लगे। वो बोला, आप मेरी सूरत क्या देखते हैं? मैं अय्यार नहीं हूं, अपनी सूरत मैंने रंगी नहीं है। पानी मंगवाइए, धोकर दिखला दूं। मैं आज से काला नहीं हूं, लगभग 400 वर्षों से मेरा यही रंग रहा है। तेज सिंह हंस पड़े और बोले, जो हो अच्छे हो, मुझे और जानने की जरूरत नहीं। अगर दुश्मन का आदमी होता तो ऐसा करते, मगर तुमसे क्या। अय्यार हो तो, मस्करे हो तो इसमें कोई शक नहीं कि दोस्त के आदमी हो। ये सुनकर उसने झुककर सलाम किया और कुमार की तरफ देखकर कहा, मुझको जवाब मिल जाए क्योंकि बड़ी दूर जाना है। कुमार ने उसी खत की पीठ पर यह लिख दिया, मुझको सब कुछ दिलो जान से मंजूर है। बाद इसके अपनी अंगूठी से मोहर कर उस बांके जवान के हवाले किया। वो खत लेकर खेमे से बाहर हो गया। बयान 7। आज तेज सिंह के वापस आने और बांके तिरछे जवान के पहुंचकर बातचीत करने और खत लिखने में देर हो गई। दोपहर दिन चढ़ आया। तेज सिंह ने बद्रीनाथ को होश में लाकर पहरे में किया और कुमार से कहा, अब स्नान पूजा करें, फिर जो कुछ होगा सोचा जाएगा। 2 रोज से तिलिस्म का कोई काम नहीं होता। कुमार ने दरबार पर खास्त किया। स्नान पूजा से छुट्टी पाकर खेमे में बैठे अय्यार लोग और फतेह सिंह भी हाजिर हुए। अभी किसी किस्म की बातचीत भी नहीं हुई थी कि चौबदार ने आकर अर्ज किया, एक बूढ़ी औरत बाहर हाजिर हुई है, कुछ कहना चाहती है। हम लोग पूछते हैं तो कुछ बताती नहीं, कहती है जो कुछ है कुमार से कहूंगी क्योंकि उन्हीं के मतलब की बात है। कुमार ने कहा, उसे जल्दी अंदर लाओ। चौबदार ने उस बुढ़िया को हाजिर किया। देखते ही तेज सिंह के मुंह से निकला, क्या पिशाचों और डाकनियों का दरबा खुल पड़ा है। उस बुढ़िया ने भी ये बात सुन ली। लाल लाल आंखें कर तेज सिंह की तरफ देखने लगी और बोली, बस कुछ न कहूंगी, जाती हूं। मेरा क्या बिगड़ेगा, जो कुछ नुकसान होगा कुमार का होगा। ये कहकर खेमे से बाहर चली गई। कुमार का इशारा पाकर चौबदार समझा बुझाकर उसे वापस ले आया। ये औरत भी अजीब सूरत की थी। उम्र लगभग 70 बरस की होगी। बाल कुछ कुछ सफेद, आधे से ज्यादा दांत गायब, लेकिन 2 बड़े बड़े और टेढ़े आगे वाले दांत 2-2 अंगुल बाहर निकले हुए थे, जिसमें जर्दी और कीट जमी हुई थी। मोटे कपड़े की साड़ी बदन पर थी जो बहुत ही मैली और सिर की तरफ से चिक्कट हो रही थी। बड़ी सी पीतल की नथ नाक में और पीतल ही के घुंघरू पैर में पहने हुए थे। तेज सिंह ने कहा, क्यों, क्या चाहती हो? बुढ़िया, जरा दम तो ले लूं फिर कहूं। फिर तुमसे क्यों कहने लगी, जो कुछ है खास कुमार से ही कहूंगी। कुमार, अच्छा मुझसे ही कहा।
क्या कहती है? तुमसे तो कहूंगी ही, तुम्हारे मतलब की बात है। देवी सिंह, अब 1.5 घंटे तक खांसेगी तब कहेगी। बुढ़िया, फिर दूसरे ने दखल दिया। कुमार, नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बुढ़िया, एक बात है जो मैं कहूंगी, तुम्हारे मतलब की कहूंगी, जिसको सुनते ही खुश हो जाओगे, मगर उसके बदले में मैं भी कुछ चाहती हूँ। कुमार, हाँ हाँ, तुझे भी खुश कर देंगे। बुढ़िया, पहले तुम इस बात की कसम खाओ कि तुम या तुम्हारा कोई आदमी मुझको कुछ ना कहेगा और मारने पीटने या कैद करने का तो नाम भी न लेगा। कुमार, जब हमारे भले की बात है तो कोई तुमको मारने या कैद क्यों करने लगा? बुढ़िया, हाँ ये तो ठीक है, मगर मुझे डर मालूम होता है, क्योंकि मैंने आपके लिए वो काम किया है कि यार लोग कोशिश करते तो वो न होता। इस सबब से मुझे डर मालूम होता है कि कहीं आपके यार लोग खा खाकर मुझे तंग न करें। उस बूढ़ी की बात सुनकर सब दंग हो गए और सोचने लगे कि ये ऐसा कौन सा काम कराई है कि आसमान पर चढ़ी जाती है। आखिर कुमार ने कसम खाई कि तू चाहे कुछ भी कहे, हम या हमारा कोई आदमी तुझे कुछ न कहेगा। तब फिर वो बोली, मैं उस वन कन्या का पूरा पता आपको दे सकती हूँ और एक ऐसी तरकीब बता सकती हूँ कि आप घड़ी भर में बिल्कुल तिलिस्म तोड़कर कुमारी चंद्रकांता से जा मिले। बुढ़िया की बात सुनकर सब खुश हो गए। कुमार ने कहा, अगर ऐसा है तो जल्दी बता कि वो वन कन्या कौन है और घड़ी भर में तिलिस्म कैसे टूटेगा। पहले मेरे इनाम की बात तो कर लीजिए। अगर तेरी बात सच हुई तो जो कहेगी वही इनाम मिलेगा। तो इसके लिए कसम खाइए। कुमार, अच्छा क्या इनाम लेगी, पहले ये तो सुन लो। बुढ़िया, बस और कुछ नहीं, केवल इतना ही है कि आप मुझसे शादी कर लें। वन कन्या और चंद्रकांता से चाहे जब शादी हो, मगर मुझसे आज ही हो जाए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तुम्हारे इश्क में फंसी हुई हूँ। बल्कि तुमसे मिलने की तरकीब सोचते सोचते बूढ़ी हो गई। आज मौका मिला कि तुम मेरे हाथ फंस गए। बस अब देर मत करो, नहीं तो मेरी जवानी निकल जाएगी, फिर पछताओगे। बुढ़िया की बातें सुन मारे गुस्से के कुमार का चेहरा लाल हो गया और उनके अय्यार लोग भी दांत पीसने लगे, मगर क्या करें, लाचार थे। अगर कुमार कसम न खा चुके होते तो ये लोग उस बूढ़ी की पूरी दुर्गति कर देते। तेज सिंह ने ज्योतिषी जी से पूछा, आप बताइए कि ये कोई अय्यार है या सचमुच जैसी दिखाई देती है वैसी ही है? अगर कुमार कसम न खाए होते तो हम लोग किसी तरकीब से मालूम कर ही लेते। ज्योतिषी जी ने अपनी नाक पर हाथ रखकर श्वास का विचार करके कहा, ये अय्यार नहीं है, जो देखते हो वही है। अब तो तेज सिंह और भी बिगड़े। बूढ़ी से कहा, बस तू यहां से चली जा, हम लोग कुमार के कसम खाने को पूरा कर चुके कि तुझे कुछ न कहा, मगर अब जाने में देर करेगी तो तुझे कुत्तों से नचवा दूंगा। क्या तमाशा है, ऐसी ऐसी चुड़ैलें भी कुमार पर आशिक होने लगी। बुढ़िया ने कहा, अगर मेरी बात न मानोगे तो पछताओगे, तुम्हारा सब काम बिगाड़ दूंगी। देखो, उस तहखाने में मैंने कैसा ताला लगा लिया कि तुमसे खुल न सका। आखिर बद्रीनाथ की गठरी लेकर वापस आए। अब जाकर महाराज शिवदत्त को छुड़ा देती हूँ, फिर और फसाद करूंगी। ये कहती हुई गुस्से के मारे लाल लाल आंखें किए खेमे के बाहर निकल गई। तेज सिंह के इशारे पर देवी सिंह भी उसके पीछे चले गए। कुमार, क्यों तेज सिंह, ये चुड़ैल तो अजब आफत मालूम पड़ती है। कहती है कि तहखाने में मैंने ही ताला लगा दिया था। तेज सिंह,
क्या मामला है, कुछ समझ नहीं आता। ज्योतिषी, अगर इसका कहना सच है तो हम लोगों के लिए एक बड़ी भारी बला पैदा हो गई। तेज सिंह, इसकी सच्चाई झुठाई तो शिवदत्त के छूटने से ही मालूम हो जाएगी। अगर सच्ची निकली तो बिना जान से मारे नहीं छोड़ूंगा। ज्योतिषी जी, ऐसी को मारना ही जरूरी है। तेज सिंह, कुमार ने यह कसम तो नहीं खाई है कि कोई उसको जन्म भर कुछ न कहेगा। कुमार, हाय, आज मुझको यह दिन भी देखना पड़ा। तेज सिंह, आप चिंता न कीजिए, देखिए तो हम लोग क्या करते हैं। देवी सिंह उसके पीछे गए हैं, कुछ पता लिए बिना नहीं आते। कुमार, आजकल तुम लोगों की अय्यारी में उल्ली लग गई है। कुछ वनकन्या का पता लगाया, कुछ अब डाकिनी की खबर लाओगे। कुमार की यह बात तेज सिंह और ज्योतिषी जी को तीर के समान लगी, मगर कुछ बोले नहीं, सिर्फ उठ के खेमे के बाहर चले गए। इन लोगों के चले जाने के बाद कुमार खेमे में अकेले रह गए। तरह तरह की बातें सोचने लगे। कभी चंद्रकांता की बेबसी और तिलिस्म में फंस जाते, कभी तिलिस्म टूटने में देर और वनकन्या की खबर या ठीक ठाक हाल न पाने पर, कभी इस बूढ़ी चुड़ैल की बातों पर जो अभी शादी करने आई थी। अफसोस और गम करते रहे। तबीयत बिल्कुल उदास थी। आखिर दिन बीत गया और शाम हुई। कुमार ने फतेह सिंह को बुलाया। जब वे आए तो पूछा, तेज सिंह कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, कुछ मालूम नहीं, ज्योतिषी जी को साथ लेकर कहीं गए हैं। बयान 8। देवी सिंह उस बुढ़िया के पीछे रवाना हुए। जब तक दिन बाकी रहा, बुढ़िया चलती गई। उन्होंने भी पीछा न छोड़ा। कुछ रात गए तक चुड़ैल एक छोटे से पहाड़ के दर्रे में पहुंची, जिसके दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं। थोड़ी दूर इस दर्रे के अंदर जाकर वो एक खोह में घुस गई, जिसका मुंह बहुत छोटा, सिर्फ एक आदमी के जाने के लायक था। देवी सिंह ने समझा, शायद यही इसका घर होगा। ये सोच के पेड़ के नीचे बैठ गए। रात भर उसी तरह बैठे रहे, मगर फिर वो बुढ़िया उस खोह में से बाहर न निकली। सवेरा होते ही देवी सिंह भी उसी खोह में घुसे। उस खोह के अंदर बिल्कुल अंधकार था। देवी सिंह टटोलते हुए जा रहे थे। अगल बगल जब हाथ फैलाने लगे तो दीवार मालूम पड़ती, जिससे जाना जाता कि ये खोह एक सुरंग के तौर पर है। इसमें कोई कोठरी या रहने की जगह नहीं है। लगभग 2 मील गए होंगे कि सामने की तरफ चमकती हुई रोशनी नजर आई। जैसे जैसे आगे जाते थे, रोशनी बड़ी मालूम होती थी। जब पास पहुंचे तो सुरंग के बाहर निकलने का दरवाजा देखा। देवी सिंह बाहर हुए। अपने को एक छोटी सी पहाड़ी नदी के किनारे पाया। इधर उधर निगाह दौड़ा कर देखा तो चारों तरफ घना जंगल। कुछ मालूम न पड़ा कि कहां चले आए और लश्कर में जाने की कौन सी राह है। दिन भी पहर भर से ज्यादा जा चुका था। सोचने लगे कि उस बुढ़िया ने खूब छकाया। ना मालूम वो किस राह से निकलकर कहां चली गई। अब उसका पता लगाना मुश्किल है। फिर इसी सुरंग की राह से फिरना पड़ा, क्योंकि ऊपर से जंगल जंगल लश्कर में जाने की राह मालूम नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाएं और भी खराबी हो। बड़ी भूल हुई कि रात को उसी बूढ़ी के पीछे पीछे हम भी इस सुरंग में न घुसे, मगर ये क्या मालूम था कि इस सुरंग में से दूसरी तरफ निकल जाने के लिए रास्ता है। देवी सिंह मारे गुस्से के दांत पीसने लगे, मगर कर ही क्या सकते थे। बुढ़िया तो मिली नहीं कि कसर निकालते। आखिर लाचार होकर उसी सुरंग की राह से वापस हुए और शाम होते होते लश्कर में पहुंचे। कुमार के खेमे में गए, देखा कि कई आदमी बैठे हैं और वीरेंद्र सिंह फतेह सिंह से बातें कर रहे हैं। देवी सिंह को देख सब कोई खेमे के बाहर चले गए, सिर्फ फतेह सिंह रह गए। कुमार ने पूछा, क्यों, उस बुढ़िया की कोई खबर लाए? देवी सिंह, बूढ़ी ने तो बेहिसाब धोखा दिया। कुमार, क्या धोखा दिया?
देवी सिंह ने बुढ़िया के पीछे जाकर परेशान होने का सब हाल कहा, जिसे सुनकर कुमार और भी उदास हुए। देवी सिंह ने फतेह सिंह से पूछा, हमारे उस्ताद और ज्योतिषी जी कहाँ हैं? उन्होंने जवाब दिया, बूढ़ी चुड़ैल के आने से कुमार बहुत रंज में थे। उसी हालत में तेज सिंह से कह बैठे कि तुम लोगों की अय्यारी में इन दिनों उल्ली लग गई। इतना सुन गुस्से में आकर ज्योतिषी जी को साथ लेकर कहीं चले गए, अभी तक नहीं आए। कब गए? तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद। इतने गुस्से में उस्ताद का जाना खाली ना होगा, जरूर कोई अच्छा काम करके आएंगे, देखना चाहिए। इतने में तेज सिंह और ज्योतिषी जी आ पहुंचे। इस वक्त उनके चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट झलक रही थी, जिससे सब समझे कि जरूर कोई काम कराए। कुमार ने पूछा, कहो क्या खबर है? अच्छी खबर है, तेज सिंह ने कहा। कुमार, कुछ कहोगे भी या इसी तरह आप सुन के क्या कीजिएगा? कुमार, क्या मेरे सुनने लायक नहीं है? तेज सिंह, आपके सुनने लायक क्यों नहीं है, मगर अभी ना कहेंगे। कुमार, भला कुछ तो कहो। तेज सिंह, कुछ भी नहीं। देवी सिंह, भला उस्ताद हमें भी बताओगे या नहीं? तेज सिंह, क्या तुमने उस्ताद कहकर पुकारा, इससे तुमको बता दे? देवी सिंह, झक मारोगे और बताओगे? तेज सिंह, तुम कौन सा जस लगा कर आए, पहले ये तो कहो। देवी सिंह, मैं तो आपकी शागिर्दी में बट्टा लगाया। तेज सिंह, तो बस हो चुका। ये बातें हो रही थी कि चौबदार ने आकर हाथ जोड़कर अर्ज किया, महाराज शिवदत्त के दीवान आए हैं। सुनकर कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखा और कहा, अच्छा आने दो, उनके साथ वाले बाहर ही रहें। महाराज शिवदत्त के दीवान खेमे में हाजिर हुए और सलाम करके बहुत से जवाहरात नजर किए। कुमार ने हाथ से छू दिया। दीवान ने अर्ज किया, ये नजर महाराज शिवदत्त की तरफ से लाया हूं। ईश्वर की दया और आपकी कृपा से महाराज कैद से छूट गए हैं। आते ही दरबार करके हुक्म दे दिया कि आज से हमने कुंवर वीरेंद्र सिंह की ताबेदारी कबूल की। हमारे जितने मुलाजिम या अय्यार हैं वे भी आज से कुमार को अपना मालिक समझें। बाद इसके मुझको ये नजर और अपने हाथ का लिखा खत देकर हुजूर में भेजा है। इस नजर को कबूल किया जाए। कुमार ने नजर कबूल कर तेज सिंह के हवाले की और दीवान साहब को बैठने का इशारा किया। वे खत देकर बैठ गए। कुछ रात जा चुकी थी। कुमार ने उसी वक्त दरबार आम किया। जब अच्छी तरह दरबार भर गया तब तेज सिंह को हुक्म दिया कि खत को जोर से पढ़ो। तेज सिंह ने पढ़ना शुरू किया। लंबे चौड़े सिरनामे के बाद ये लिखा था, मैं किसी ऐसे सबब से उस तहखाने की कैद से छूटा जो आपकी ही कृपा से छूटना कहला सकता है। आप जरूर इस बात को सोचेंगे कि मैं आपकी दया से कैसे छूटा। आपने तो कैद ही किया था, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। किसी सबब से मैं अपने छूटने का खुलासा हाल नहीं कह सकता और नहीं हाजिर हो सकता हूं, मगर जब मौका मिलेगा और आपको मेरे छूटने का हाल मालूम होगा, यकीन हो जाएगा कि मैंने झूठ नहीं कहा था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे कसूरों को माफ करके ये नजर कबूल करेंगे। आज से हमारा कोई अय्यार या मुलाजिम आपसे अय्यारी या दगा न करेगा और आप भी इस बात का ख्याल रखें। आपका शिवदत्त। इस खत को सुनकर सब खुश हो गए। कुमार ने हुक्म दिया कि पंडित बद्रीनाथ जी जो हमारे यहाँ कैद हैं लाए जाएं। जब वे आए, कुमार के इशारे से उनके हाथ पैर खोल दिए गए। उन्हें भारी खिलत पहनाकर दीवान साहब के हवाले किया और हुक्म दिया कि आप 2 रोज यहाँ रहकर चुनारगढ़ जाएं। फतेह सिंह को उनकी मेहमानदारी के लिए हुक्म देकर दरबार बर्खास्त किया। बयान 9। जब दरबार बर्खास्त हुआ, आधी रात जा चुकी थी। फतेह सिंह दीवान साहब को लेकर अपने खेमे में गए। थोड़ी देर बाद कुमार के खेमे में तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी फिर इकट्ठा हुए। इस वक्त
सिवाय इन चारों आदमियों के वहां कोई न था। कुमार, तेज सिंह, बुढ़िया की बात तो ठीक निकली। तेज सिंह, जी हां, मगर महाराज शिवदत्त के खत से तो कुछ और ही बात पाई जाती है। देवी सिंह, उसके लिखने का क्या ठिकाना, कहीं वो धोखा ना देता हो। ज्योतिषी जी, इस वक्त बहुत सोच विचार कर काम करने का मौका है। चाहे शिवदत्त कैसी ही सफाई दिखाए, मगर दुश्मन का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। तेज सिंह, आप ज्योतिषी हैं, विचारिए तो, ये खत शिवदत्त ने सच्चे दिल से लिखी है या खोटाई रखकर। ज्योतिषी जी ने कुछ विचार किया और बोले, ये खत तो उसने सच्चे दिल से लिखा है, मगर ये विश्वास नहीं होता कि आगे भी उसका दिल साफ बना रहेगा। तेज सिंह, आजकल तो ऐसे ऐसे मामले हो रहे हैं कि किसी के सिर पैर का कुछ पता नहीं चलता। अगर ये खत उसने सच्चे दिल से ही लिखा है तो अपने छूटने का खुलासा हाल क्यों नहीं लिखा? इसका भी जरूर कोई सबब होगा। कुमार, ज्योतिषी जी, क्या आप रमल से नहीं बता सकते कि वो कैसे छूटा? ज्योतिषी जी नहीं, तिलिस्म में रमल काम नहीं करता, और वो तहखाना तिलिस्मी है जिसमें महाराज शिवदत्त कैद किए गए थे। तेज सिंह, कुछ समझ नहीं आता। देवी सिंह, वो चुड़ैल भी तो पूरी अय्यार मालूम होती है। ज्योतिषी, कभी नहीं, मैं सोच चुका हूं, अय्यारी का तो वो नाम भी नहीं जानते। कुमार, खैर, जो कुछ होगा देखा जाएगा। अब कल से तिलिस्म तोड़ने में जरूर हाथ लगाना चाहिए। हां, कल जरूर तिलिस्म की कार्रवाई शुरू हो। कुमार, अच्छा, अब तुम लोग भी जाओ। तीनों अय्यार कुमार से विदा होकर अपने अपने डेरे में गए। दूसरे दिन कुंवर वीरेंद्र सिंह तीनों अय्यारों को साथ लेकर तिलिस्म में गए। तिलिस्मी किताब और ताली भी साथ में ले ली। दलाल में पहुंचकर तिलिस्म का ताला खोलकर पत्थर की चट्टान को निकालकर अलग किया और नीचे उतरकर कोठरी में होते हुए बाग में पहुंचे, जहां थोड़ी सी जमीन खोदी छोड़कर आए थे। उसी जमीन को ये लोग फिर मिलकर खोदने लगे। 8-9 हाथ जमीन खोदने के बाद एक संदूक मालूम पड़ा, जिसके ऊपर का पल्ला बंद था और ताले का मुंह एक छोटे से तांबे के पत्थर से ढका हुआ था, जिससे अंदर मिट्टी न जाए। कुमार ने चाहा कि संदूक को बाहर निकाल ले, मगर हो न सका। ज्यों ज्यों चारों तरफ की मिट्टी हटाते थे, नीचे से संदूक चौड़ा निकल आता था। कोशिश करने पर भी इसका पता न लग सका कि जमीन में वो कितने नीचे तक खड़ा हुआ है। आखिर लाचार होकर कुमार ने तिलिस्मी किताब खोली और पढ़ने लगे। ये लिखा हुआ था, ताली में रस्सी बांधकर जब बाग में उसे घसीटते फिरोगे तो एक जगह वो ताली जमीन से चिपक जाएगी। वहां की मिट्टी ताली उठा लेना, बाद उसके जमीन को खोदना जब तक कि एक संदूक का मुंह न दिखाई पड़े। जब संदूक के ऊपर का हिस्सा निकल आए, खोदना बंद कर देना, क्योंकि असल में ये संदूक नहीं, दरवाजा है। बाग के बीचों बीच जो फव्वारा है, उसके पूरब की तरफ ठीक 7 हाथ हटकर जमीन खोदना। एक हांडी निकलेगी, उसी में एक ताली है, उसे लाकर उस तहखाने का दरवाजा खोलना। सीढ़ियां दिखलाई पड़ेंगी, उसी रास्ते से नीचे उतरना। भीतर से वो तहखाना बहुत अंधेरा और धुएं से भरा हुआ होगा। खबरदार कोई रोशनी मत करना, क्योंकि आग या मशाल के लगते ही वो धुआं जल उठेगा, जिससे बड़ा उपद्रव होगा और तुम लोगों की जान न बचेगी। मुंह पर कपड़ा लपेटकर उस तहखाने में उतरना। टटोलते हुए जिधर रास्ता मिले जल्दी जल्दी चले जाना, जिससे नाक के रास्ते धुआं दिमाग में न चढ़ने पाए। थोड़ी ही दूर जाकर एक चमकती कोठरी मिलेगी, जिसकी सारी चीजें दिखाई पड़ती होंगी। तमाम कोठरी में नीचे से ऊपर तक तार लगे होंगे। बहुत खोज करने की कोई जरूरत नहीं, तलवार से जल्दी जल्दी इन तारों को काटकर बाहर निकल आना। इतना पढ़ के कुमार ने छोड़ दिया। लिखे बमुजिब बाग के बीचों बीच वाले फवारे से 7 हाथ पूरा हटकर जमीन खोदी, हांडी निकली,
उसमें से ताली निकालकर तहखाने का मुंह खोला। देवी सिंह ने कहा, अब अपने अपने मुंह पर कपड़ा लपेटते जाओ। तिलिस्म क्या है, जान जोखिम है। रोशनी मत करो, अंधेरे में टटोलते चलो। आंख रहते अंधे बनो और जल्दी जल्दी चलो, दिमाग में धुआं भी न चढ़ने पाए। देवी सिंह की बात सुनकर कुमार हंस पड़े। सभी ने मुंह पर कपड़े लपेटे और घुसकर चमकती हुई कोठरी में पहुंचे। जहां तक हो सका जल्दी जल्दी उन तारों को काटकर तहखाने से बाहर निकल आए। मुंह पर कपड़ा तो लपेटे हुए थे, पर फिर भी थोड़ा बहुत धुआं दिमाग में चढ़ ही गया, जिससे सभी की तबीयत घबरा गई। तहखाने के बाहर निकलकर 2 घंटे तक चारों आदमी बेसुध पड़े रहे। जब होशो हवास ठिकाने हुए तब तेज सिंह ने ज्योतिषी जी से पूछा, अब दिन कितना बाकी है? उन्होंने जवाब दिया, अभी 4 घंटा बाकी है। कुमार ने कहा, अब कोई काम करने का वक्त नहीं रहा, 1 घंटे में क्या हो सकता है? ज्योतिषी जी की भी यही राय ठहरी। आखिर चारों आदमी बाग से बाहर रवाना हुए और कोठरी और तहखाने के रास्ते से होकर खंडहर के दालान में आए। पहले की तरह चट्टान को तहखाने के मुंह पर रखकर ताला बंद कर दिया और खंडहर के बाहर होकर अपने खेमे में चले आए। थोड़ी देर आराम करने के बाद कुमार के जी में आया कि जरा जंगल में घूमकर इधर उधर की हवा खानी चाहिए। तेज सिंह से कहा, वो भी इस बात पर मुस्तैद हो गए। आखिर तीनों अय्यारों को साथ लेकर लश्कर के बाहर हुए। कुमार घोड़े पर और तीनों अय्यार पैदल थे। कुमार धीरे धीरे जा रहे थे। कोस भर के करीब गए होंगे कि एक मोटे से शाखों के पेड़ में कुछ लिखा हुआ एक कागज चिपका हुआ दिखाई पड़ा। तेज सिंह ने कहा, देखो ये कैसा कागज चिपका है और क्या लिखा है? यह सुनकर देवी सिंह ने उस पेड़ के पास जाकर पढ़ा। यह लिखा हुआ था, क्यों, अब तुमको मालूम हुआ कि मैं कैसी आफत हूं? कहती थी कि मुझसे शादी कर लो तो 1 घंटे में तिलिस्म तोड़कर चंद्रकांता से मिलने की तरकीब बता दूं, लेकिन तुमने न माना। आखिर मैंने भी गुस्से में आकर महाराज शिवदत्त को छुड़ा दिया। अब क्या इरादा है, शादी करोगे या नहीं? अगर मंजूर हो तो जवाब लिखकर इसी पेड़ से चिपका दो, मैं तुरंत तुम्हारे पास चली आऊंगी। और अगर नामंजूर हो तो साफ जवाब दे दो। अब की दफा मैं चंद्रकांता और चपला को चांद से मारकर कलेजा ठंडा करूंगी। मुझे तिलिस्म में जाते कितनी देर लगती है, दिन में 13 दफा जाऊं और आऊं। अपनी भलाई और मेरी जवानी की तरफ ख्याल करो। मेरे सामने तुम्हारे अय्यारों की कुछ अय्यारी न चलेगी। उस दिन देवी सिंह ने मेरा पीछा किया था, मगर क्या कर सके। मेरी मानो, जिद मत करो। मेरे ही कहने से शिवदत्त तुम्हारा दोस्त बना है। अब भी समझ जाओ, तुम्हारी सूरजमुखी। इसे पढ़ देवी सिंह ने हाथ के इशारे से सभी को अपने पास बुलाया और कहा, आप लोग भी इसे पढ़ लीजिए। आखिर में सूरजमुखी पढ़कर सभी को हंसी आ गई। कुमार ने कहा, देखो इस चुड़ैल ने अपना नाम कैसे मजे का लिखा है। तेज सिंह ने ज्योतिषी जी से कहा, देखिए ये सब क्या लिखा है। ज्योतिषी जी ने जवाब दिया, चाहे जो भी हो, मगर मैं भी ठीक कह देता हूं कि वो चुड़ैल कुमार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस लिखावट की तरफ ख्याल न कीजिए। कुमार ने कहा, आपका कहना ठीक है, मगर वो जो कहती है उसे कर दिखाती है। इतना कहकर कुमार आगे बढ़े। घूमते समय कई इन पेड़ों पर इसी तरह लिखे हुए कागज चिपके दिखाई पड़े। ज्योतिषी जी के कहने से कुमार की तबीयत न भरी। उदास होकर अपने लश्कर में लौट आए और तीनों अय्यारों के साथ अपने खेमे में चले गए। थोड़ी देर उसी सूरजमुखी की बातचीत होती रही। पहर रात गई होगी जब तेज सिंह ने कुमार से कहा, हम लोग इस वक्त बालादवी को जाते हैं, शायद कोई नई बात नजर पड़ जाए। ये कहकर तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी कुमार से विदा होकर गश्त लगाने चले गए। कुमार भी कुछ भोजन करके पलंग पर जा लेटे। नींद काहे को आनी थी। पड़े पड़े कुमारी चंद्रकांता की बेबसी, वन कन्या की चाह और बूढ़ी चुड़ैल की शैतानी को सोचते सोचते आधी रात से ज्यादा गुजर गई। इतने में खेमे के अंदर किसी के आने की आहट मिली।
दरवाजे की तरफ देखा तो तेज सिंह पर नजर पड़ी। कहो तेज सिंह, कोई नई खबर लाए क्या? तेज सिंह, हाँ, एक बढ़िया चीज हाथ लगी है। क्या है? कहाँ है? जरा देखो। खेमे के बाहर चलिए तो दिखाऊं। चलो। कुंवर वीरेंद्र सिंह तेज सिंह के पीछे पीछे खेमे के बाहर हुए। देखा कि कुछ दूर पर रोशनी हो रही है और बहुत से आदमी इकट्ठा है। ये भीड़ कैसी है? चलिए देखिए, बड़ी खुशी की बात है। कुमार के पास पहुंचते ही भीड़ हटा दी गई। कई मशालें जल रही थीं, जिनकी रोशनी में कुमार ने देखा कि क्रूर सिंह की खून से भरी हुई लाश पड़ी है। कलेजे में एक खंजर घुसा हुआ अभी तक मौजूद है। कुमार ने तेज सिंह से कहा, तेज सिंह, आखिर तुमने इसको मार ही डाला। तेज सिंह, भला हम लोग एकाएक किसी को इस तरह मारते हैं? तो फिर किसने मारा? मैं क्या जानूं। फिर लाश को कहां से लाए? गश्त करते हुए हम लोग तिलिस्मी खंडहर के पिछवाड़े चले गए। दूर से देखा कि 3-4 आदमी खड़े हैं। जब तक हम लोग पास जाए वो सब भाग गए। देखा तो क्रूर की लाश पड़ी थी। तब देवी सिंह को भेज यहां से टोली और कहार मंगवाए गए और इस लाश को ज्यों का त्यों उठवा लाए। अभी मरा नहीं, बदन गर्म है, मगर बचेगा नहीं। कुमार, बड़े ताज्जुब की बात है। इसे किसने मारा? अच्छा, वो खंजर तो निकालो जो इसके कलेजे में घुसा हुआ है। तेज सिंह ने खंजर निकाला और पानी से धोकर कुमार के पास लाए। मशाल की रोशनी में उसके कब्जे पर निगाह पड़ी तो कुछ खुदा हुआ मालूम पड़ा। खूब गौर करके देखा तो बारीक हरफों में चपला का नाम खुदा हुआ था। तेज सिंह ने तान, देखिए, इस पर तो चपला का नाम खुदा है और इस खंजर को मैं बखूबी पहचानता हूं। यह बराबर चपला के कमर में बंधा रहता था, मगर फिर यहां कैसे आया? क्या चपला ने ही इसे मारा है? देवी सिंह, चपला बेचारी तो खो में कुमारी चंद्रकांता के पास बैठी होंगी, जहां चिराग भी न चलता होगा। कुमार, तो वहां से इस खंजर को कौन लाया? तेज सिंह, इसके सिवाय यह भी सोचना चाहिए कि क्रूर सिंह यहां क्यों आया। वो तो महाराज शिवदत्त के साथ था और खुद उनका दीवान भी आया हुआ है, जो कहता है कि महाराज अब आपसे दुश्मनी नहीं करेंगे। कुमार, किसी को भेजकर महाराज शिवदत्त के दीवान को बुलाओ। तेज सिंह ने देवी सिंह को कहा कि तुम ही जाकर बुला लाओ। देवी सिंह गए, उन्हें नींद से उठाकर कुमार का संदेशा दिया। वे बेचारे भी घबराए हुए जल्दी जल्दी कुमार के पास आए। फतेह सिंह भी उसी जगह पहुंचे। दीवान साहब क्रूर सिंह की लाश देखते ही बोले, बस ये बदमाश तो अपनी सजा को पहुंच चुका, मगर इसके साथ ही अहमद और नाजिम बाकी। उनकी भी यही गति होती तो कलेजा ठंडा होता। कुमार ने पूछा, क्या ये आपके यहां अब नहीं है? दीवान साहब ने जवाब दिया, नहीं। जिस रोज महाराज तहखाने से छूट कर आए और हुक्म दिया कि हमारे यहाँ का कोई भी आदमी कुमार के साथ दुश्मनी का ख्याल न रखे, उसी वक्त क्रूर सिंह अपने बाल बच्चों और नाजिम और अहमद को साथ लेकर चुनारगढ़ से भाग गया। पीछे से महाराज ने खोज भी कराई, मगर कुछ पता न लगा। देखते देखते क्रूर सिंह ने 3-4 दफा हिचकी ली और दम तोड़ दिया। कुमार ने तेज सिंह से कहा, अब ये मर गया, इसको ठिकाने पहुंचाओ और खंजर को तुम अपने पास रखो, सुबह देखा जाएगा। तेज सिंह ने क्रूर सिंह की लाश को उठवा दिया और सब अपने अपने खेमे में गए।